तो क्रस्टिज्म के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक नई कहानी के बारे में, जिसे मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट एसक्यू, लेकिन आप अपनी भाषा में इसे सस्ता क्वेस्टिज्म बोल सकते हो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे के डाइस रोल करने के साथ, और हम देखते हैं कि डाइस पर नंबर 6 आया होता है, और हमें पता चलता है कि ये चीज एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। और एंकर कहता है, कांग्रेचुलेशंस, हमारे चैलेंजर की डाइस रोल करने पर उसे नंबर 6 मिला है, आप सभी लोग इसके लिए तालियां बजाओ। और हमें पता चलता है कि यहाँ की ऑडियंस ही यहाँ की कंटेस्टेंट है, और सारे लोग लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो डाइस रोल करेंगे। और वहीं पर एक अनजान बंदा दूसरे अनजान बंदे से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लगता है कि तुम कुछ नहीं जानते दोस्त, तू पहले ही मर चुका है। अगर तुझे वापस से उस दुनिया में पैदा होना है तो तुझे उस डाइस को रोल करना होगा। क्या? तो रिजल्ट वापस से आ चुका है, और इसी के साथ ये डिसाइड भी हो चुका है कि चैलेंजर 153 के डाइस रोल करने पर नंबर 6 आया था, तो इसी वजह से ये वापस से पैदा होगा और एक पॉपुलर आइडल बनेगा। यानी कि ये सारी चीजें एक अलग ही डायमेंशन में चल रही होती है, जहाँ पर मरे हुए लोगों को एक चांस दिया जा रहा है कि अगर आप डाइस को रोल करने में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो अपनी बची कुछ इच्छाएं अपने नए जन्म में पूरी कर सकते हो। और हम देखते हैं कि उस अनजान बंदे का नंबर भी आ चुका होता है। तो तुम्हारी बारी आ चुकी है, इसे अच्छे से फेंकना दोस्त, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे थ्रो पर ही निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा डाइस को काफी जोर से थ्रो करता है, और डाइस घूमता हुआ जाकर एक जगह पर रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं बेचारे का बस एक ही नंबर आया है। क्या? उसे सिर्फ एक ही नंबर आया है? कितनी बुरी बात है। अरे बाप रे, उसे तो सिर्फ एक ही नंबर मिला है। तो रिजल्ट रिलीज हो चुका है, और ये तो हम सब भी जानते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो इसी के आधार पर तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ भी डिसाइड हो चुकी है, और हम उसकी नेक्स्ट लाइफ की शक्ल भी देख सकते हैं। लेकिन उस अनजान बंदे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं जीना। हाँ, तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा दर्द और तकलीफों से भरी हुई होगी, लेकिन बस यही एक रास्ता है जिस पर तुम्हें आगे चलना होगा। गुड लक मेरे दोस्त। नहीं, ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि वो एंकर उस अनजान बंदे को उस डायमेंशन से धक्का मारकर निकाल चुका होता है। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं एक स्कूल को, जहाँ पर एक कमजोर से लैंडी बच्चे को कुछ दूसरे स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं। और इस बुली होने वाले बंदे का नाम होता है डोंगटे, और शायद से यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो इन बाकी के स्टूडेंट्स के हिसाब से काफी ज्यादा कमजोर है और दिखने में भी काफी बदसूरत है। तो इसी वजह से इस क्लास के काफी सारे बंदे इसे बुली करते रहते हैं। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड में उसके फ्यूचर वर्जन की आवाज आती है। 17 साल हो चुके हैं कि मैं डोंगटे के नाम से पैदा हुआ हूँ, और हर बार मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता था कि आखिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी पड़ी है। क्या कभी ये सब बदलेगा भी या फिर नहीं? अगर मैं एक बार कोशिश भी करूँ तो क्या कुछ होगा? अब यहाँ पर एक चीज मैं खास बता देता हूँ कि इस छोटे वाले बदसूरत डोंगटे को अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये उसका एक नया जन्म है जो उसको डाइस थ्रो करने के बाद मिला था। बस यहाँ पर ये इसी आस में जीते जा रहा है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हर टीनेज लौंडे की तरह डोंगटे की स्कूल में भी एक क्रश होती है, और हाँ, हमारी ही तरह उसकी औकात से बाहर भी। और इस लड़की का नाम होता है इंजू, जिसे छुपते छुपाते देखकर उसके दिल को तसल्ली और सुकून दोनों मिलते हैं। तसल्ली इस बात की कि चलो जिंदगी में कुछ अच्छा तो देखने को मिलता है, और सुकून इस बात से कि चलो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे स्कूल में और कोई बंदा भी नहीं है जो मेरे क्रश को पटाने के लेवल पे आ सके। लेकिन डोंगटे को इस बात का डर भी होता है कि एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई हैंडसम सा स्टड बंदा एंजू के लेवल को मैच करके उसे उड़ा ले जाएगा। अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो डोंगटे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसी बात को सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। और ऐसे ही वो स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा था, तभी उसकी साइड से एक बंदा गुजरता है जिसके मोबाइल में डाइस का किचन लगा होता है। और डोंगटे कहता है, ये पहली बार था जब मैं उस बंदे से मिला था। वसंत का महीना और मेरी हाई स्कूल का 2nd ईयर, और यहीं से ये सब शुरू हुआ। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है एक दिन आगे, और हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर डोंगटे को बुली करके उसे चीज बर्गर और कोला लेने के लिए भेजा होता है। और वहीं पर उसे रास्ते में इंजू भी मिलती है, जो उससे कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, टीचर बस यहाँ पर आने ही वाले हैं। लेकिन अपनी क्रश को इतना नजदीक से अपने सामने देखने पर हमारा लौंडा डोंगटे शर्म से पानी पानी हो जाता है, और मुंह से वही गलत सलत चीजें भौंकने लगता है। और इंजू को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला सकता हूँ।
और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे वहाँ से कुत्तों की तरह भगते हुए जा रहा होता है और अपने आप से ये सवाल करता है कि आखिर मैं वहाँ पर क्या कर रहा था। और वो इंजू की कही हुई बात को याद करता है जब पर उसने उससे कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि बस तुम जल्दी से क्लास में आ जाना। और यहाँ पर डोंगटे को एक बात पता चल चुकी होती है कि इंजू उसका नाम अच्छे से जानती है। और हम देखते हैं कि अगले ही सीन में वो जब क्लास में वापस आता है तो वो उसी स्टड बंदे को क्लास के सामने खड़ा हुआ देखता है और वो स्टड बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो, मैं यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है टाइबिन। और हम देखते हैं इस नए बंदे की थूत को। और डोंगटे और बाकी के स्टूडेंट्स के हिसाब से ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम और स्टड है। और यहाँ पर डोंगटे वो खाने का सामान उसके बुलिस को देता है जो उसे ऊपर से डांट रहा होता है कि आखिर साले तूने इतनी देर क्यों कर दी, अब तो टीचर भी क्लास में आ चुके हैं, अब इसे कहीं पर जाकर छुपा दे। लेकिन वहीं पर डोंगटे की नजर उसकी क्रश पर पड़ती है और वो सोचता है कि कहीं इंजू इस नए बड़वे को देखकर उसके प्यार में पागल ना हो जाए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो नया बंदा टाइबिन डोंगटे के बिल्कुल साइड में ही बैठा है, जिसकी वजह से डोंगटे काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और टाइबिन के बॉडी फीचर्स देखकर काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा होता है। और बाद में टाइबिन डोंगटे से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन डोंगटे को उसके साथ बात करने का जरा भी मूड नहीं है और वो उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर टाइबिन को भी एक बार देखकर पता चल जाता है कि पूरी क्लास के सभी बकचोद बच्चे डोंगटे को काफी ज्यादा बुली करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बेचारा दिखने में अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ टाइबिन खुद दिखने में इतना अच्छा है कि लोग उसे आकर बता रहे हैं कि भाई तेरे लिए काफी दुख की बात है कि तेरे साइड में काफी गंदा पार्टनर बैठता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लौंडे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और टाइबिन यहाँ पर मचा रहा होता है। और यहाँ पर डोंगटे सोच रहा होता है कि क्लास में भी भाई इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है कि आखिर एक बंदा इतनी सारी चीजों में माहिर कैसे हो सकता है, क्या ये सारी चीज ऐसे बंदे के लिए एक नॉर्मल बात है। और यहीं पर हमारे साथ साथ डोंगटे भी देखता है कि उसकी क्रश सामने से जाकर टाइबिन से बात कर रही होती है और उन दोनों को ऐसे देखकर डोंगटे का दिल चकनाचूर हो जाता है, जिसे वो सह नहीं पाता और आंखें बंद करके कुत्तों की तरह वापस से पीछे भागने लगता है। लेकिन भाई कहता है ना, जब नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। तो यहाँ पर भी बेचारा अपने सारे सामान के साथ जमीन पर घसीटता हुआ गिर जाता है और ये सारा सामान उन्हीं बंदों का होता है जो डोंगटे को पूरे दिन स्कूल में बुली करते हैं। और इस सामान की खस्ता हालत देखकर उन बुलीज को वापस से मौका मिल जाता है डोंगटे की पिटाई करने का। तो वो सारे लोग उस पर काफी दबा के अपना हाथ साफ करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद डोंगटे वापस से अपनी पिटी हालत में उस खाली क्लासरूम में आता है और यहाँ आकर वो देखता है कि टाइबिन तो यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। और टाइबिन उससे पूछता भी है कि भाई आखिर तेरे चेहरे को हुआ क्या है। तो डोंगटे उसे गुस्से में झटक देता है और कहता है भाई तुझे क्या लेना देना, तेरा काम करना। लेकिन फिर यहाँ पर डोंगटे का इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है, जहाँ पर वो टाइबिन से माफी भी मांगता है और रोते हुए उससे कहता है कि तुम कितने लकी हो कि दिखने में भी तुम अच्छे हो और काफी ज्यादा पॉपुलर भी, काश मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा दिखने वाला पैदा हुआ होता। लेकिन टाइबिन उसे कहता है अगर तुम वापस से पैदा हो जाओ, अगर तुम वापस से ये सारी चीजें बदल सको तो क्या तुम बदलोगे। डोंगटे रोते हुए उसको कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब हो सकता है, तुम उतना ज्यादा बदल सकते हो जितना कि तुम खुद चाहते हो, क्योंकि ये एक गेम है, क्या तुम उसे एक बार ट्राई करना चाहोगे। और यहाँ पर ये पहला चैप्टर खत्म होता है। यानी कि टाइबिन एक मिस्टीरियस बंदा तो है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर पता नहीं क्यों मुझे विलन वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन सेकंड चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइबिन की ये अंड बंड बातें सुनकर डोंगटे ख्यालों में खो जाता है और सोच रहा होता है कि अगर लाइफ एक सचमुच की गेम है तो भाई मैं तो उसका सबसे घटिया वाला कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं हर बार ही हार जाता हूँ। तो इस हिसाब से इस जैसे विनर आखिर में सारा रिवॉर्ड ले जाते हैं। लेकिन फिर डोंगटे टाइबिन से कहता है कि देख भाई, मेरे को पता चल रहा है कि तू मेरी फिरकी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी बात काटते हुए टाइबिन कहता है छोड़ जाने दे, अगर असलियत बताऊं तो सचमुच में ये काफी ज्यादा बकवास है। ये स्कूल और उसकी पुरानी सी बिल्डिंग और छोटे छोटे क्लासरूम सब कुछ बकवास है। बस अगर तुम दिखने में सिर्फ अच्छे हो तो ये दुनिया भर के फालतू लोग भी तुम्हारे सामने काफी अच्छे से पेश आएंगे, और अगर किसी की शक्ल तेरी तरह बकवास है तो वो उसे गधे की टट्टी मानकर वैसे ही ट्रीट करेंगे, बिल्कुल एक गुलाम की तरह। क्या तुझे ये बातें जरा सी भी हजम होती है। और टाइबिन के मुंह से ये खतरनाक शब्द सुनकर डोंगटे चौंक सा जाता है कि आखिर ये साला कितना बड़ा दोगला है
ये लोगों के सामने ऐसा बनता है कि इससे ज्यादा भोला भड़वा कोई ना हो, लेकिन अभी मेरे सामने इसकी बातों से लगता है कि ये तो चिरांद लोगों को भी चाशनी में डुबा के पी जाए। हाँ, मैं जान रहा हूँ डोंगटे तो क्या सोच रहा है, लेकिन मैं वैसा ही सोचता हूँ। और इसके बाद टाइबिन उसे बताता है कि देख भाई, कैसा होगा कि अचानक ही तू गुड लुकिंग और चार्मिंग बन जाए, और इसी के साथ साथ तेरी ताकत और तेरा लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि तुझे परेशान करने वाले लोग तेरे सामने तुझे तुच्छ लगे, और ये सारी चीज इतनी इजी होगी जैसे कि कोई वीडियो गेम। लेकिन डोंगटे उसे कहता है, अबे साले तू तो धनाधन फेंकता ही जा रहा है, ये जो भी तूने बताया क्या ये चीज थोड़ी सी भी सच हो सकती है? अबे मैंने कहा ना, ये सब हो सकता है, तुझे जरूरत है बस एक अटूट विश्वास की। लेकिन डोंगटे कहता है कि आखिर कैसे? और हम देखते हैं कि टाइबिन अपनी जेब से कुछ बोलते हुए निकाल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उस क्लासरूम के अंदर दरवाजा खोलकर युनजू एंट्री मार चुकी होती है, और यहाँ पर डोंगटे और उसके मस्त से दो नैन वापस से मिल जाते हैं। और वो डोंगटे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे आई? और हमारा लौंडा डोंगटे अपने क्रश की शक्ल देखकर वापस से ख्यालों में खो चुका होता है कि हाँ, अभी तो ये अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस खत्म करके यहाँ पर आई है, लेकिन क्या ये बड़वा इसी का यहाँ पर वेट कर रहा था? और युनजू उन दोनों से पूछती है कि क्या वो दोनों किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर रहे थे ना? जिस पर टाइबिन कहता है, अरे नहीं बाबू, हम तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डोंगटे को वापस से गुस्सा आ जाता है, और डोंगटे को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो यहाँ से निकल लेता है। और हम देखते हैं कि टाइबिन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब युनजू उससे पूछती है कि क्या मैं गलत टाइम पर आ गई? अरे कोई बात नहीं, चलो अब हम भी निकलते हैं। लेकिन तभी टाइबिन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, और हम उस मैसेज में देखते हैं कि किसी मिस्टर एक्स ने उसे कहा होता है कि वो लूजर चोमो तुझसे जेलस होकर वहाँ से भाग गया, यानी कि तेरा क्वेस्ट अब फेल हो चुका है। यानी कि टाइबिन जिस गेम की बात कर रहा था, क्या ये वही तो नहीं है? और यहीं पर उसे इस सिस्टम की तरफ से दूसरा मैसेज भी आता है कि क्या वो इस क्वेस्ट पर गिव अप करना चाहता है, और ऐसा करने पर उसे बदले में दूसरा क्वेस्ट भी मिलेगा। और टाइबिन की ये हरकत देखकर युनजू उससे पूछती है कि आखिर ये किसका मैसेज है? तो टाइबिन हंसकर टाल देता है कि ये तो बस किसी गेम की नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सस्ते सिस्टम की तरफ से टाइबिन को 2 क्वेस्ट मिले होते हैं, जिसमें से पहला है कि उसे डोंगटे को अपना दोस्त बनाना है, और दूसरा है कि उसे स्कूल की सबसे कंचा लड़की को पटाना है। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं उदास डोंगटे को, जो ये सोचकर परेशान है कि आखिर वो कितना बड़ा इडियट है। साला अभी तो अपना प्यार अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे ही पहले कोई बीच में ऑलरेडी आ चुका है, और चीजें इतनी जल्दी कैसे होने लगी कि ये लोग स्कूल से छुट्टी होकर घर साथ में जाने लगे। तभी बाहर कड़ाके की बारिश हो रही होती है, तो डोंगटे अपने बाहर सुखाने रखे कपड़े लेने जाता है, और बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डोंगटे को नहाते हुए देखते हैं। और तब भी वो मिरर में देख के ये सोच रहा होता है कि आखिर ये सब चेंज हो भी सकता है, क्या वो बड़वा जो बातें बता रहा था क्या वो सच भी थी? लेकिन फिर डोंगटे को अपनी शक्ल देखकर ये याद आता है कि भाई ऐसा सब असली दुनिया में नहीं होता, अपनी ख्यालों की दुनिया से जल्दी से बाहर आ जाओ। और तभी उसके घर की बेल बजती है, और हम देखते हैं कि कोई बराबर टुन्न होकर आया है उसके घर पे। अब ये शायद से उसकी मॉम या फिर डैड हो सकते हैं, लेकिन ये हमें मानवा में अभी तक नहीं बताया गया। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि डोंगटे की वही लाइफ वापस से शुरू हो चुकी है, जहाँ पर वापस से लोग उसे बुली करते हैं, और अभी तो उसको जिम के कपड़े लाने के लिए भेजा होता है, और वो उसे लेकर आ भी रहा होता है। लेकिन तभी उसको वापस से अचानक से सीढ़ियों पर उसकी क्रश मिल जाती है, और उससे कहती है कि आखिर कल तुझे हो क्या गया था? मुझे तेरी चिंता हो रही थी, क्या तूने टाइबिन के साथ किसी चीज को लेकर झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया है? यहाँ तक कि युनजू उसे कहती है कि उसके फेस पर लगी चोट से उसे दर्द तो नहीं हो रहा, कि क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? और अपने क्रश के मुंह से ये सारी फिक्र वाली बातें सुनकर डोंगटे की गाल लाल हो जाते हैं, और डोंगटे कहता है कि अरे नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही फिसल के गिर गया था, वैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुमने पूछा तो मेरे दिल को काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर डोंगटे मन में सोच रहा होता है कि अभी कुछ टाइम पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसे बस मेरा नाम ही याद है, लेकिन नहीं, कुछ तो है ऊपर वाले का दिया हुआ जिंदगी में, जिससे अब आगे सुकून मिलने वाला है। और यहाँ पर डोंगटे बातों बातों में युनजू से पूछने ही वाला था कि आखिर उसके और टाइबिन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ लौंडों की चिल्लाने की आवाज आती है, यहाँ पर फाइट शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पर फाइट शुरू हो गई है। और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे भागते हुए बातें कर रहे होते हैं कि आज हमारे लीडर उस ट्रांसफर वाले नए लड़के को सबक सिखाने वाले हैं, चलो जल्दी से जाकर देखते हैं, मजे आ जाएंगे।
और इतना सुनते ही युनजू एक सेकंड में डोंगटे को इग्नोर करके चली जाती है और डोंगटे उसका नाम लेकर उसको रोकता उससे पहले बेचारा गिर जाता है। और वहाँ से उठते हुए डोंगटे सोचता है कि आखिर इस बड़वे ने अब वापस से कौन सा कांड कर दिया। और यहाँ पर ये सेकंड वाला चैप्टर एंड होता है। फिर चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्कूल के उस फ्लोर पर काफी सारे स्टूडेंट भागते हुए जा रहे होते हैं टेरेस पर चल रही उस लड़ाई को देखने के लिए। और डोंगटे ये सब देखकर सोच रहा होता है कि आखिर इसमें इतना खास है क्या यार, रोज मैं भी तो पिटता हूँ और इंजू मुझ पर ध्यान दिए बगैर ही यहाँ से निकल गई। और ऐसे ही उसे ढूंढते हुए डोंगटे उस तक पहुँच जाता है और वो दोनों कुछ बातें करने के बाद उस रूफ टॉप पर जाने लगते हैं। तभी एक बंदा बीच में आ जाता है और उन्हें वहीं पर रोक लेता है और कहता है कि लीडर ने मना किया है किसी को भी ऊपर जाने से, अगर कोई गया तो उसकी फिर खैर नहीं। फिर युनजू उस बंदे से बहस करती है कि हमें कुछ भी करके उस लड़ाई को रोकना होगा। लेकिन फिर डोंगटे बीच में आकर कहता है कि मैं हूं ना, मुझे तो वो लोग अच्छे से जानते हैं और मुझे तो वैसे भी उन लोगों ने जिम का सामान लेने के लिए भेजा था जो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर युनजू डोंगटे को थैंक्स कहती है और डोंगटे ये सोचता हुआ ऊपर जा रहा होता है कि क्या सच में इस लड़की को मेरी थोड़ी सी भी परवाह होगी। और डोंगटे जब ऊपर जाने के बाद उस रूफटॉप का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसकी आंखें दरी की दरी रह जाती है, क्योंकि डोंगटे देखता है कि सारे बंदे मार खाकर नीचे पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर अकेला खड़ा होता है टाइबीन। और वो टाइबीन के हाथ में उस चमकते हुए डाइस को देख चुका होता है जिसे टाइबीन अपनी मुट्ठी बंद करके छुपा रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि इसने कुछ भी नहीं देखा होगा। और टाइबीन उससे कहता है ओए डोंटेक, और डोंटेक उसे कहता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और तू ठीक तो है ना, क्या सच में तूने ही इन सबको मारा है। और यहाँ पर इन सारे बंदों का लीडर टाइबीन को गालियां दे रहा होता है तो टाइबीन उसके हाथ को कुचलकर उसे एक खतरनाक लात मार के उड़ा देता है। और ये देखकर डोंगटे उसे बोलता है कि आखिर तू सारे ये सब क्या कर रहा है, एक घायल इंसान को मारने से क्या तेरे को मजा आता है। तो टाइबीन उसे कहता है कि ये इस पूरी गैंग का लीडर है और इसी ने तेरे जैसे बंदों के खिलाफ गंद मचा के रखा है, तो ये सारी चीजें डिजर्व करता है और मेरे लिए ये सारी चीजें बस एक गेम है। यहाँ पर डोंटे गुस्से बोल रहा होता है अबे साले आखिर तो कितना गया गुजरा है, कल भी साले बहकी बहकी बातें कर रहा था और क्या ही भौंके जा रहा था कि ये गेम है, क्या तुझे असली जिंदगी एक गेम लगती है। हाँ जानता हूँ, चल अब ज्यादा सेंटी मत हो साले, सिर्फ सोच कर देख कि लाइफ अगर एक गेम होती तो तेरी ये जिंदगी कितनी ज्यादा अच्छी होती। और यहाँ पर हम टाइबीन के फोन के अंदर सस्ते सिस्टम वाला मैसेज देखते हैं कि उसके लिए तो बस ये एक क्वेस्ट था कि उसे स्कूल के बुलिस को पीटना है। और यहाँ पर डोंगटे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन टाइबीन ऑलरेडी पब्लिक में जाकर खड़ा हो चुका होता है जहाँ पर स्कूल के बाकी सारे लोग उस पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग डोंटे की क्रश युनजू भी। और इसी के साथ सब लोग भूल चुके होते हैं कि डोंटे भी हिम्मत करके उस रूफटॉप पर गया था। और यहाँ पर डोंटे टाइबीन के द्वारा कही गई सारी अब तक की बातों को याद कर रहा होता है कि क्या ये साला सचमुच में एक गेम के जरिए इतना चार्मिंग और पावरफुल बना है। लेकिन फिर डोंटे को ख्याल आता है कि अगर ऐसा होता और लाइफ अगर एक गेम होती तो भाई मैं तो यार एक बस एनपीसी नूबड़ा कैरेक्टर होता जिसकी वैसे भी गेम में कोई इज्जत ही नहीं होती। ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने के चोचले हैं, बल्कि असलियत में जो अच्छा दिखता है और जो पावरफुल होता है उनके लिए दुनिया गेम के हिसाब से ही चलती है। और यहाँ पर डोंटे अपनी क्रश और टाइबीन को करीब आते हुए देख रहा होता है और अपने दिल की आवाज से कहता है कि युनजू, ये बंदा तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे जैसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिखता कुछ और है और दिखाता कुछ और। क्या इतनी आसान सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती। और यहाँ पर डोंटे की नजर पड़ती है उन दोनों के हाथों पर जो एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। और डोंटे यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या सच में ये लोग डेट करना शुरू तो नहीं कर चुके। अगर ऐसा है तो युनजू को इस बंदे की असलियत तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं युनजू को बचाऊंगा। मैं टाइबीन का असली चेहरा दुनिया और युनजू के सामने लेकर आऊंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और टाइबीन और युनजू एज ऑलवेज साथ में घर पे जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डोंटे उनका पीछा कर रहा होता है और उन्हें छुपते हुए देख भी रहा होता है। और वो देखता है कि टाइबीन ने पलक झपकते ही युनजू को एक ट्रक की टक्कर से बचाया होता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों इतने करीब आ चुके होते हैं कि बस अब थोड़ी ही देर में किस होने वाला होता है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट बन चुका होता है। लेकिन तभी टाइबीन का सस्ता सिस्टम उसे वापस से एक नोटिफिकेशन देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंटे के मुंह में अब तक गोटे आ चुके होते हैं
और टाइबिन उस नोटिफिकेशन का मैसेज देखकर युनजू के सामने एक बहाना मार देता है कि मेरे भाई से घर की चाबी खो गई है और वो घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे जल्दी से जाना होगा। और यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं और डोंगटे ये देखकर राहत की सांस लेता है और फिर वापस से टाइबिन का पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब लौंडा फुल टू सीआईडी मोड में आ चुका है और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। और चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और तब भी डोंगटे टाइबिन का पीछा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि टाइबिन वापस से एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर जा रहा होता है और डोंगटे भी बिल्कुल उसी के पीछे उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है और इतनी सफाई से टाइबिन का पीछा कर रहा होता है कि किसी को पता ही ना चले। और ऐसे ही छुपते छुपाते हुए वो उस बिल्डिंग के रूफटॉप के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे धीरे से खोलकर देखता है और उसे नजर आता है कि टाइबिन वहां पर खड़ा हुआ किसी का इंतजार कर रहा होता है और अपने मोबाइल की ओर बार बार देख रहा होता है। और डोंगटे यहाँ पर सोचता है कि आखिर ये बंदा इतनी ऊपर आकर आखिर किसके मैसेज का इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी डोंगटे के मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसकी पॉपअप नोटिफिकेशन भी काफी जोर से बजी होती है, लेकिन डोंगटे ने वक्त रहते मामले को अच्छे से संभाल लिया होता है और वो देखता है कि वो मैसेज उसी बंदे का है जो उसे स्कूल के रूफटॉप पर जाने से रोक रहा था। लेकिन तभी अचानक डोंगटे के पीछे से एक तरह की क्यूब एनर्जी के प्रोजेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और डोंगटे भी चौंक जाता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। और अचानक से उसे उस फ्लोर पर एक चमकती हुई चीज दिखती है और डोंगटे क्यूरियोसिटी से अपना हाथ उस चीज की तरफ आगे बढ़ाता है और उसे लेने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खोलकर वहाँ पर टाइबिन आ चुका होता है और यहाँ पर उन दोनों की नजर आमने सामने टकराती है। लेकिन इसके बाद सीन यहाँ पर डायरेक्टली कट हो जाता है और हम डोंगटे को वापस से कुत्तों की तरह भागते हुए देखते हैं और वो सीधा अपने घर पर आकर दरवाजे को बंद कर देता है और काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और तभी उसके मोबाइल की भी नोटिफिकेशन बजती है और उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि उसके मोबाइल में भी वो सस्ता सिस्टम अपने आप ही इंस्टॉल हो चुका है। और वो सिस्टम उससे सवाल करता है कि आखिर तू भाई डरा क्यों हुआ है। तो डोंगटे उल्टा उससे पूछता है कि आखिर साले तू है क्या तो टाइबिन ही है जो मुझे मैसेज कर रहा है। लेकिन फिर सिस्टम उसे कहता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, पहले घर की लाइट चालू कर फिर अपन शांति से बात करते हैं। और ये मैसेज पढ़ के डोंगटे की फट के 4 हो जाती है। अबे साले आखिर तू है क्या और तू कहाँ पर है और तुझे कैसे पता कि यहाँ की लाइट बंद है। तो सिस्टम उसे वापस से मैसेज करके कहता है अरे भाई ठंड रख, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मैं तुझे स्टॉक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुझे सब बताने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे 500 वॉन दे दे। हैं 500 वॉन? तो सिस्टम वापस से मैसेज करके कहता है कि अरे यार ये तो सिर्फ एक जोक था और मैं तो ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ। वेल मेरा नाम है सिस्टम एक्स, लेकिन तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो क्योंकि तुम उस चीज को वहाँ से लेकर आ चुके हो। तो डोंगटे कहता है अबे साले कौन सी चीज? तो सिस्टम वापस से उसे मैसेज करके ये कहता है कि वही जो अभी तेरे पॉकेट में है। क्या तू भूल चुका है कि उस चीज को उठाने के बाद सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर आखिर वहाँ पर क्या हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर डोंगटे एक चमकते हुए डाइस को उस फ्लोर पर से उठा लेता है और तभी वहाँ पर टाइबिन की एंट्री होती है। और टाइबिन वहाँ पर एग्जैक्टली उसी लिए पहुँचा है क्योंकि उसे ऑलरेडी ये क्वेस्ट मिल चुका है कि उसे इस लूजर से वो डाइस लेना है। और टाइबिन डोंगटे से वो डाइस मांगता भी है कि ला भाई वो डाइस मुझे दे दे। लेकिन डोंगटे बिना कुछ सोचे वहाँ से दौड़ लगा देता है और कहता है हट साले ये तो मुझे मिला है। और डोंगटे काफी स्पीड में उन सीढ़ियों को उतर रहा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड में टाइबिन अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में एक खतरनाक मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि डोंगटे लुढ़कता हुआ पीछे जाकर गिरता है और टाइबिन यहाँ पर फुल टू गुस्से में डोंगटे से कहता है कि मैं तुझे शांति से कह रहा हूँ साले, वो डाइस मुझे दे दे। लेकिन डोंगटे हिम्मत जुटाकर कहता है क्या होगा कि अगर मैं ना दूं तो पहले तू मुझे ये बता कि आखिर ये चमकता हुआ डाइस है क्या जिसके पीछे तू पागल है, फिर मैं सोचूंगा कि आखिर मुझे इसे तुझे देना है या नहीं। लेकिन टाइबिन उसे कहता है अबे साले क्या तू मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहता है? चल छोड़, अगर तुझे डाइस अपने पास ही रखना है तो रख ले, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कब तक उसे अपने पास रख सकता है। अबे साले अब तो मैं तुझे ये कभी नहीं दूंगा और मैं ये जान के रहूंगा कि आखिर तेरे लिए इतना खास क्यों है।
और डोंगटे ऐसा बोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबिन उसे वहीं पर पकड़ लेता है और उससे वो डाइस छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गलती से डोंगटे के हाथ से वो डाइस छूट जाता है और रोल होते हुए जमीन पर गिरता है और अचानक ही उस डाइस का कलर चेंज होने लगता है। और तभी डोंगटे के मोबाइल में मैसेज आता है कि कांग्रेचुलेशंस, कि इस डाइस को रोल करके तुम एक नए डाइसर बन चुके हो। और प्रेजेंट टाइम में डोंगटे वही डाइस को देख रहा होता है जिसका कलर पूरे तरीके से चेंज हो चुका होता है। और यहाँ पर डोंगटे उस सिस्टम से पूछता है कि आखिर इस डाइस में इतना खास क्या है कि टाइबिन इसको पाने के लिए इतना पागल था। तो सिस्टम उसे जवाब देता है कि तू साले काफी सारे सवाल कर रहा है जिसके जवाब और कहानी काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन अभी के लिए तू बस इतना जान ले कि जो तेरे हाथ में चमकती हुई चीज है उसे डाइस कहा जाता है, एक ऐसा क्यूब जो एक इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टम एक्स मैसेज के जरिए डोंगटे को सारी चीजें समझा रहा होता है और वो कहता है अगर तू क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो तेरे को उस बदले में डाइस मिलेंगे और तेरे को सारे क्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन अपोनिज मैसेज करके देगा। और जब जब तू वो क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो वहाँ पर तेरे को एक डाइस मिलेगा जो स्टार्टिंग में ब्लू कलर का होगा और उसको रोल करने के बाद वो रेडिश कलर का हो जाएगा और उसी वक्त उस पर जो नंबर आएगा वो अपन के सिस्टम में लॉक हो जाएगा। और इस प्रोसेस को भाई लोगों की भाषा में एक्टिवेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस होने के बाद वो ओनरिज डाइस को यूज कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं। और सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर डोंगटे सोच रहा होता है ओके, तो इसी वजह से वो कलर चेंज हुआ था। लेकिन फिर वापस से सिस्टम कहता है कि अगर तेरे को ये डाइस यूज करना है तो उस प्रोसेस को अपन की भाषा में बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि इसकी मदद से तू अपनी किसी भी स्किल को अपनी औकात के हिसाब से बढ़ा सकता है। बस तुझे मेरे को एक बार बताना होगा कि आखिर तेरे को डाइस काय के लिए यूज करना है। और अगर एक बार सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस खत्म हो गई तो वो डाइस वापस से नॉर्मल कलर में आ जाएगा। और यही होता है इस सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस डाइस का यूज करके बॉडी और स्किल के अंदर जो भी बदलाव किए जाएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे। और सिस्टम का ये सारा पकाऊ भाषण सुनकर डोंगटे उसे कहता है कि ये तो बस मोबाइल ऐप के एडवर्टाइजमेंट की तरह है। लेकिन तब सिस्टम उसे कहता है कि देख भाई, बात एकदम सिंपल सी है कि तू जितने ज्यादा क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तुझे उतने ही ज्यादा डाइस मिलेंगे और जितने ज्यादा तेरे पास डाइस होंगे तो उतना ही अपनी बॉडी और एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। और सिस्टम एक्स की ये बातें सुनकर डोंगटे अचानक से ही सोचने लगता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो आखिर साला वो टाइबिन कब से डाइस को कलेक्ट कर रहा है। और उसके मुंह से ये बात सुनकर सिस्टम अचानक से ही कहता है टाइबिन, और एक फोटो डाउनलोड करके डोंगटे को दिखाता है। और वो फोटो देखकर डोंगटे कहता है कि यार अबे साले सिस्टम, आखिर ये सब है क्या? हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी थूत गंदी दिखती है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं दिखता। लेकिन सिस्टम उससे कहता है कि ये तू नहीं बल्कि टाइबिन है, और वो भी सिस्टम क्वेस्ट मिलने से पहले वाला। क्या टाइबिन ये वही है? तो आखिर उसने ये सब शुरू कब से किया है? तो सिस्टम जवाब देते हुए कहता है कि अपन के हिसाब से तो जब से वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है उससे काफी ज्यादा पहले से। अबे यार, क्या ये बात कोई सेंस भी बनाती है? और युंजू बेचारी ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका भोला बड़वा पहले ऐसा दिखता था। अब यहाँ पर हमें टाइबिन की वो पुरानी वाली फोटो नहीं दिखाई जाती, लेकिन डोंगटे जब सिस्टम से ये सारी बातें कर रहा होता है तभी अचानक उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। अरे मॉम घर पे आ चुकी है, उन्होंने वापस से शायद काफी सारी दारू पी होगी, रुको मैं सब ठीक करके आता हूँ। यानी कि डोंगटे यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहता है और रात में सोते हुए भी वो सिस्टम के मैसेजेस पढ़ रहा होता है, जहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि अगर तू डाइस को सिंक्रोनाइज नहीं करेगा तो भी तेरी लाइफ में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आखिर तेरे पास खोने को है ही क्या। और अगर तेरे को मेरे सिस्टम के क्वेस्ट पसंद नहीं आते तो तू उसे आसानी से गिव अप भी कर सकता है। मेरी बात मान ले, तू टाइबिन जैसा बन सकता है। नहीं, मतलब टाइबिन से भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बन सकता है। और सिस्टम की ये सारी बातें पढ़कर डोंगटे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उससे अपने इकलौते प्यार युंजू की याद आती है। और सडनली वो उठकर कहता है कि मैं तय कर चुका हूँ, मैं इस डाइस को यूज करूंगा। और यहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि भाई क्या ही डिसीजन लिया है। और वापस से वहाँ पर एनर्जी प्रोजेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं बताया जाता कि आखिर वो डाइस
डोंगटे ने अपनी कौन सी एबिलिटीज पर यूज किया है। हमें बस बैकग्राउंड में उसकी आवाज आती है। आखिरकार उस रात को मुझे सब कुछ समझ में आया। जो भी सिस्टम एक्स मुझे बताना चाहता था वो सारी की सारी बातें सच थी। और इसके बाद मेरी स्कूल का गोल्डन वीक हॉलीडे शुरू हो चुका था और उस वीकेंड तक मैंने काफी कुछ डाइस इकट्ठा कर लिए थे क्योंकि मुझे काफी सारे सिंपल से क्वेस्ट मिल रहे थे। और हम डोंगटे के मोबाइल में उन क्वेस्ट की लिस्ट को देखते हैं जो कि होते हैं कचरा फेंकना, बिल्ली के पैर छूना और एक विला के रूफटॉप पर से डाइस को ढूंढना। यानी कि ऐसे लल्लू पंजू सिंपल से क्वेस्ट करके डोंगटे अपने आप को अच्छा खासा इम्प्रूव कर चुका होता है और यहाँ पर उसको जिंदगी के अपने सारे जवाब मिल चुके होते हैं। मतलब लौंडा जिंदगी का चीट कोड यूज करने लगा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिन के वक्त में बारिश हो रही होती है और फिर अचानक से ही रुक भी जाती है और हमारा लौंडा डोंगटे क्लासरूम में एंट्री मारता है। और यहाँ पर उसका इम्प्रूव्ड वर्जन वाला नया लुक देखकर क्लास में सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यानी कि भाई सिस्टम भले ही सस्ता है लेकिन जिंदगी अच्छी बदलता है। यानी कि बस एक हफ्ते के अंदर बंदे को ऐसे से ऐसा कर दिया और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। लेकिन यहाँ पर खुश होने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि सिस्टम ने अभी क्वेस्ट जस्ट शुरू ही किए हैं। आगे डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन आगे के ये 2 चैप्टर काफी ज्यादा छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, तो वो थोड़े जल्दी से खत्म होंगे, लेकिन आप उसे ध्यान से देखना। तो चैप्टर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगटे का ये नया वर्जन देखकर पूरे क्लास के लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और अचानक ही एक ही साथ सारे लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं कि भाई तूने ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट करवाई जिससे तू इतना माचो बन गया। लेकिन तभी डोंगटे को बुली करने वाला बंदा और उसकी पूरी गैंग उसके सामने खड़ी हो जाती है और यहाँ पर उनका लीडर भी होता है जिसको पिछले चैप्टर के अंदर टाइबिन ने धोया था। लेकिन अब हमारा डोंगटे वो पहला वाला डोंगटे नहीं रहा जिसकी शक्ल काफी ज्यादा गंदी थी और हाइट भी थोड़ी मंदी थी। अब डोंगटे इतना लंबा और स्टड तो हो ही चुका है कि उसके बुलीज के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके और यहाँ पर डोंगटे यही करने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी डोंगटे अपने बुली का ऑरा और आंखें देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे याद आता है कि भाई जितने भी डाइस मेरे को मिले थे वो तो मैंने अपने बॉडी फीचर्स के ऊपर ही यूज कर दिए जिससे मेरी हाइट और स्किन अच्छी खासी हो गई है। लेकिन तब भी मेरी ये बॉडी इतनी भी ताकतवर नहीं है कि मैं इन सब का सामना कर सकूं। यानी कि डोंगटे यहाँ पर खुद को शिकार और इस बंदे को शिकारी समझ रहा होता है। और डोंगटे यहाँ पर कहता है अरे अरे सर मुझे पता है, मुझे कोला लेने जाना है आपके लिए, मैं लेकर आता हूँ। और हम देखते हैं कि डोंगटे को स्कूल के कैंपस में भी लोग देखकर चौंक रहे होते हैं। आखिर साला ये कल तक का चूहा आखिर अचानक से जिराफ कैसे बन गया। और यहाँ पर डोंगटे काफी जल्दी कोला लेकर आ चुका होता है और उससे उस बंदे को दे भी रहा होता है और कहता है कि लो भाई कोला तो नहीं मिला लेकिन जो मिला वो मैं पकड़ के लाया है। और इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स ये सारी चीजें देखकर उस बुली वाले बंदे को कोस रहे होते हैं कि साला आखिर ये कितना घटिया इंसान है कि खुद कुछ खरीद के ला भी नहीं सकता। और ये सब देखकर वो बंदा गुस्से में डोंगटे का कॉलर खींचता है और उसे कहता है अबे साले इसे यहीं छोड़ दे और आज के बाद ना कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है तेरे को। बहुत लोग हैं इस क्लास में, उनमें से कोई भी कर देगा मेरा काम। अबे ओए पढ़ाकू कीड़े, आखिर तेरा नाम क्या है? तू ब्योंगचुल है ना? हाँ, तो अब से तू ही मेरा सारा काम करेगा, ठीक है? और डोंगटे अब से साले मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से। और क्लास के सारे स्टूडेंट्स ये सारी चीजें देखकर ये सोचते हैं कि डोंगटे के इस बदले हुए अंदाज को देखकर सचमुच में उसके बुलीज की भी फट चुकी है। यानी कि धीरे धीरे अब डोंगटे भी फेमस होने लगा है। और यहाँ पर सारे लोग उसे एक साथ में अलग अलग सवाल पूछते हैं कि आखिर तेरी हाइट इतनी लंबी कैसे हुई, आखिर तू अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखता है, भाई तेरा नाक तो काफी सुंदर है, और आखिर तेरे बाल इतने लंबे और घने कैसे हो गए। और ये सब देखकर डोंगटे भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उदास ब्योंगचुल को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों यार मुझे बुरा क्यों लग रहा है और ये लोग कितने बड़े दोगले हैं कि तुरंत ही पलट जाते हैं। साला कल तक कोई इसको पूछता तक नहीं था और अब सभी लोग उसे अटेंशन दे रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि इतने कम टाइम के अंदर डोंगटे की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि उसके क्लास की लड़कियां तक उसका पर्सनल नंबर मांगने लगती है। और सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर डोंगटे काफी ज्यादा खुश होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर युंजू मुझे ऐसे देखेगी तो उसका रिएक्शन आखिर कैसा होगा। मैं तो बस उसी के रिएक्शन के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
और तभी उस क्लासरूम में युनजू आ भी जाती है और डोंगटे देखता है कि युनजू के साथ यहाँ पर टाइबिन भी आया होता है और ये देखकर वो सोचता है कि आखिर ये दोनों हमेशा साथ में ही क्यों होते हैं। लेकिन तभी युनजू डोंगटे के पास आकर कहती है, वाओ डोंगटे, व्हाट अ सरप्राइज, आखिर तुम्हारे साथ ही क्या हुआ है? तुम तो काफी ज्यादा अच्छे और लंबे हो गए हो। मेरा मतलब है कि तुम दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। पहले तो तुम्हारी हाइट सिर्फ मेरे जितनी ही थी, लेकिन अब तो तुम मुझसे भी लंबे हो चुके हो। आखिर तुमने वीकेंड के दौरान ऐसा तो क्या किया कि तुम ऐसे हो गए? जिस पर डोंगटे कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस वो हर दिन बस मंदिर जाता था। और ये बोलते हुए डोंगटे अपने मन में कहता है, अबे यार मैं क्या ही भौंक रहा हूँ। लेकिन तभी युनजू डोंगटे का हाथ पकड़ती है और बोलती है, कांग्रेचुलेशंस डोंगटे, तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। अरे युनजू का हाथ कितना ज्यादा कोमल है। तुम्हारा शुक्रिया युनजू, मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए। लेकिन तभी युनजू के पीछे से टाइबिन आकर उसको पकड़ लेता है। अरे टाइबिन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये सब देख रहे हैं। डोंगटे, कांग्रेचुलेशंस लौंडे, लेकिन अब बधाइयाँ लेने की बारी हमारी है, क्योंकि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम दोनों पिछले कुछ टाइम से डेटिंग कर रहे हैं। तो यार थोड़ी बधाइयाँ तो हमारी भी बनती है। और यहाँ पर ये वाला चैप्टर एंड होता है और चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगटे की शक्ल सदमे से भर चुकी होती है और वो कहता है कि तुम और युनजू क्या? लेकिन क्लास की पब्लिक टाइबिन की ये बातें सुनकर उन्हें कांग्रेचुलेट कर रही होती है और एक लौंडा कहता है, अरे भाई यहीं पर शुरू मत हो जाना अब तुम लोग। लेकिन दूसरी तरफ डोंगटे को ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। और हाँ, यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में से काफी सारे लोग इस स्टेज से गुजर चुके होंगे, और अगर नहीं गुजरे तो भाई तैयारी कर लो, एक ना एक दिन तो गुजरोगे। और अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नौबत नहीं आती तो भाई तुम्हारे लिए भी एक कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर सीन शिफ्ट हो चुका होता है और यहाँ पर डोंगटे स्कूल के ग्राउंड में खड़ा होता है और अपने हाथ को देखकर सोच रहा होता है कि यार अभी कुछ देर पहले ही युनजू ने मेरा ये हाथ पकड़ा था और मैंने जो सपना युनजू के लिए देखा था वो तो यार शुरू होते ही खत्म हो गया। और वहीं पर कुछ लौंडे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और उनमें से ही एक टाइबिन भी होता है, जहाँ पर बाकी के लौंडे टाइबिन से कह रहे होते हैं कि भाई तेरी तो किस्मत चमक गई, आखिर हमें भी बता कि तेरी सेटिंग अब तक पहुंची कहाँ तक है, क्या अभी तक कुछ किया कि नहीं? और वहाँ पर टाइबिन कहता है, अरे भाई लोग, हम तो बस अभी स्टूडेंट ही है, तुम भी क्या यार कुछ भी बोलते रहते हो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। और ये बोलकर टाइबिन डोंगटे को ही सुना रहा होता है, जिसकी वजह से डोंगटे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से कुछ दूर जाकर अपना फोन निकालता है और बोलता है, अबे वो साले बाहर आ। और सिस्टम उसे जवाब देता है, अबे ये मेरा नाम है, मेरे को ऐसे वैसे वो ये करके मत बुला। लेकिन डोंगटे सिस्टम की बात को इग्नोर करके कहता है, मुझे डाइस यूज करना है, क्या मैं उससे किसी के पॉइंट या एबिलिटी घटा सकता हूँ? जल्दी से मुझे बता। तो सिस्टम कहता है, क्या? अबे क्या भौंक रहा है बे? वैसे तेरा आइडिया तो ठीक है कि डाइस की मदद से किसी की भी स्किल घटा सकते हैं, लेकिन भाई डाइस सिर्फ उसके ओनर की स्किल को बढ़ाने के लिए है। तो डोंगटे कहता है, क्या मैं उससे टाइम में थोड़ा पीछे जाकर किसी की मेमोरीज को बदलने की कोशिश कर सकता हूँ, जैसे कि किसी कपल का ब्रेकअप करवाना वगैरह वगैरह? तो सिस्टम कहता है कि अरे भाई क्या हुआ यार, इतना ज्यादा उदास क्यों है? तो डोंगटे कहता है, मुझे बस डाइस चाहिए, मुझे कुछ भी करके बहुत सारे डाइस चाहिए, मुझे जल्दी से नए क्वेस्ट दो। लेकिन सिस्टम उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि देख भाई, अभी मैं बिजी हूँ एक बुक पढ़ने में, तू बाद में आना। हाँ, बाद में। और यहाँ पर डोंगटे गुस्से में टाइबिन को गलत सलत गालियां बक रहा होता है कि टाइबिन साले बहन के टके, मेरे को तेरी असली शक्ल के बारे में पता है कि तू आखिर मुझसे भी ज्यादा गंदा दिखता था। अगर तुझसे पहले मुझे सिस्टम मिला होता ना तो आज मैं युनजू के साथ होता, तू नहीं। और ऐसा बोलते हुए हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगटे का हाई स्कूल में पहला दिन होता है और वहाँ पर उसे युनजू मिलती है और उससे बात भी करती है। और बाद में अपनी सहेली के साथ बातें करते हुए वो कहती है कि हाँ, मैं डोंगटे को बहुत पहले से जानती हूँ, हम दोनों पहले एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे। यानी कि हमारे लौंडे डोंगटे के लिए युनजू बस जवानी का नहीं बल्कि बचपन का प्यार है। और ये सब सोचते हुए वो उदास मन से चलते हुए ऐसे ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वो टाइबिन और युनजू को एक साथ देखता है, जो बिल्कुल एक कपल की तरह प्यार भरी नोकझोंक कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से टाइबिन युनजू के फोरहेड पर किस करता है और ये देखकर
डोंगटे के साथ साथ हम लोगों में से भी काफी सारे लोगों को नुकसान वाली फीलिंग आ रही होती है। लेकिन भाई डोंगटे का दिल इसी एक दिन में दूसरी बार टूट चुका होता है और वो वापस से भागना शुरू कर देता है। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती यार कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी किसी भी प्रॉब्लम को फेस क्यों नहीं करता। साला जब देखो तब भगता ही रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइबिन को इन सारी चीजों के बारे में पता होता है कि डोंगटे उन दोनों को देख रहा था। और भागते हुए डोंगटे एक लड़की से टकरा के गिर जाता है और वो लड़की भी गिर जाती है, जहाँ पर वो डोंगटे से सॉरी भी कहती है। और डोंगटे उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और स्कूल के एक सुनसान कोने पर जाकर वो ऐसे ही आसमान में उम्मीद से देखता है कि अब आखिरकार आगे वो क्या करेगा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है और उसे कहती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही ताज़ी हवा खाने आया था। वेल, मैं भी अक्सर यहाँ पर इसीलिए आती हूँ। और हम देखते हैं भाई वो लड़की हवा खाने नहीं बल्कि हवा फूकने आती है। और तभी डोंगटे के फोन की नोटिफिकेशन अचानक से बजने लगती है। और डोंगटे के साथ साथ हम भी देखते हैं कि सिस्टम उसे कह रहा है कि हाँ मैं एक बुक पढ़ रहा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तुमने मुझसे क्वेस्ट मांगे थे, तो अपुन ने तेरे लिए काफी सारे क्वेस्ट प्रिपेयर किए हैं, तो क्या तू उसको पूरा करना चाहता है? और फिर डोंगटे के सामने क्वेस्ट रिवील होते हैं, जिसे देखकर डोंगटे थोड़ा खुश भी होता है लेकिन शॉक में भी होता है। और उसकी ये वजह हमें क्वेस्ट देखकर पता चलती है, जिसमें से पहला क्वेस्ट होता है कि उसे इस सिगरेट वाली लड़की की तारीफ करनी है कि आखिर वो कितनी प्रिटी और खूबसूरत है, जिसके उसको 5 डाइस मिलेंगे। दूसरा क्वेस्ट होता है कि अगर इससे इम्प्रेस होकर वो लड़की उसे डेट के लिए पूछे तो इसे हाँ करनी है, जिसके बदले डोंगटे को 7 डाइस मिलेंगे। और तीसरा क्वेस्ट होता है कि इसे उस लड़की की दूध की दुकान को टच करना है, जिसके उसको 9 डाइस मिलेंगे। और डोंगटे ये देखकर मन में कहता है, अबे भैंस की आंख, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ, पर अब मैं क्या करूँगा? आखिर ये बहन का टका सिस्टम मुझसे क्या करवाना चाहता है? और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है, यानी कि धीरे धीरे सिस्टम के भी रंग दिखने शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि डाइस से मिलने वाली पावर के लालच में आकर डोंगटे कौन सा डिसीजन लेता है। वेल, यहाँ पर टाइबिन होता तो ये सारे क्वेस्ट पलक झपकते ही पूरे कर देता, क्योंकि यार युंजू को पटाना वो भी उसके लिए एक क्वेस्ट ही है। अगर नहीं जानते तो पिछली वीडियो देख कर आओ, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में काफी ज्यादा बवाल होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में ऐसी ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।